हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है और आंसर राइटिंग की सीरीज में ऑलरेडी हमने 12 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 13 है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके द्वारा भेजा गया, आपने उसको किस तरीके से लिखा और उसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, साथ ही आपने कौन कौन सी कमियां की हैं, इन सब का काफ़ी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इनके उत्तर को पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर फ्रेम क्या होना चाहिए और इन्होंने क्या क्या कमियां की हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि की व्याख्या करते हुए भारत में मानसूनी वर्षा के असमान वितरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक, इन्होंने उत्तर लिखा है, पवनों के मौसमी विक्रमण के साथ वर्षा में परिवर्तन की परिघटना को मानसून कहते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जून से सितंबर के कारण संपूर्ण देश में वर्षा होती, जबकि अन्य ज्वरण अर्थात शीत ऋतु के दौरान मानसून के निवर्तन के कारण भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा होती है। ठीक, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक, पृथ्वी पर स्थल भाग तथा जलीय भाग के गर्म एवं ठंडा होने के फलस्वरूप स्थल भाग निम्न दाब तथा समुद्री भाग पर उच्च दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। नंबर 2, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ग्रीष्मकाल के दौरान गंगा के मैदान पर विस्थापित हो जाता है। ITCZ सामान्यतः विषुवत रेखा के 50 डिग्री नॉर्थ में अवस्थित रहता है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब क्षेत्र की उपस्थिति का होना, ग्रीष्मकाल के दौरान तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रबल ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय धाराएं विकसित होती हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट धारा का संचालन तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा की उपस्थिति होती है। इन सब कारकों की सहायता से भारत में मानसून की स्थिति पैदा होती है, लेकिन मानसून का वितरण पूरे में एक जैसा न होकर असमान होता है। इस असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक, समुद्र से दूरी, दिल्ली, उच्चावच पर्वत प्लस पर्वतों एवं पहाड़ियों के पवनाभिमुख क्षेत्र पवन विमुख क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जैसे पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट। फिर भौतिक बाधाएं, अल नीनो, हिंद महासागरीय द्विध्रुव, चक्रवाती विक्षोभ। हाल के दशकों में मानसून या वर्षा के प्रतिरूप की असमानता में वृद्धि हुई है, जो अप्रत्याशित वर्षा का कारण बनी है। पिछले कुछ समय से ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के कारण भारत सहित संपूर्ण विश्व में वर्षा के प्रतिरूपों में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। आपने इस तरीके से इस उत्तर को लिख दिया। हालांकि आपने इसमें पॉइंट तो डाले हैं, लेकिन उन पॉइंट को प्रासंगिकता के अनुरूप आपने नहीं डाला। प्रासंगिकता के अनुरूप का मतलब, जैसे कि आपको पता है कि आपसे प्रश्न इसने क्या पूछा, आपसे पूछा भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में बताइए और उसकी क्रियाविधि के बारे में व्याख्या कीजिए, और फिर आप ये बताइए भारत में मानसूनी वर्षा के असमान वितरण का क्या विवरण है। क्लियर? तो मैं आपको पहले एक चीज़ ये बता दूं कि आप जब भी जियोग्राफी के क्वेश्चन करेंगे तो आप ये मान के चलिए 98% आपको मैप ड्रा करना है। अगर आप इस उत्तर में इंडियन मैप या इंडियन कॉन्टिनेंट का मैप अगर आप ड्रा कर दें और उसमें आप दिखा दें कि किस तरह से जो मानसून की वर्षा है वो कैसे कैसे करके पूरे भारत में अपनी वर्षा को वितरण करती है, और आप उन क्षेत्रों को लोकेट कर दें कि यहाँ पे वर्षा कम मिलती है, यहाँ पे वर्षा अधिक मिलती है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बनाते हो ना, उसको आप कम कर सकते हो। साथ ही एग्जामिनर को ये फील होगा कि इसको काफ़ी अच्छी समझ है इस प्रश्न की। क्लियर? तो आप सबसे पहले इसमें मैप को ड्रा करेंगे। ठीक, दूसरी बात, आप इसमें क्या करेंगे, मानसून की उत्पत्ति। देखो, ये बेसिकली क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि भारत में मानसून की उत्पत्ति को लेकर कई सारी धारणाएं प्रचलित थीं। पहले क्या होता था, पहले कहा जाता था भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है उसके लिए केवल ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण ही जिम्मेदार है, अन्य कई कारण जो होते थे उनकी बात नहीं की गई। बट आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या 1945 के बाद जब देखोगे कि कई सारी जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि केवल ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण ही भारतीय मानसून की उत्पत्ति का एकमात्र कारण नहीं है।
कई अन्य कारण ऐसे भी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो कौन कौन से हैं आप उनको बताओगे। जैसे आप ये बताओगे कि तिब्बत के पठार की क्या भूमिका है, आप ये बताओगे कि जेट स्ट्रीम की क्या भूमिका है, आप ये बताओगे कि एल नीनो की क्या भूमिका है, आप ये बताओगे कि दक्षिणी जो दोलन है उसकी क्या भूमिका है। अब आपके मन में कुछ लोगों के प्रश्न आया होगा कि सर आप एल नीनो के बारे में बता दीजिए, आप दक्षिणी दोलन के बारे में बता दीजिए, आप तिब्बत के पठार के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि ये आंसर राइटिंग की क्लास है, ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है। जब हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करेंगे विथ मैप के जरिए। क्लियर? तो अभी आप इन पॉइंट को मेंशन करिए। ठीक, फिर आप क्या करिए कि जब आपने ये बता दी मानसून की उत्पत्ति, तो आप इसकी क्रियाविधि का जिक्र कर दो। यही इसी के अंतर्गत कि किस तरीके से क्रियाविधि करता है, कैसे बंगाल की खाड़ी से जनरेट होके किस तरह से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, और जब पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है तो वर्षा में किस तरीके से कमी आती है, आप इस चीज़ का उल्लेख कर दो। और जब आप इस चीज़ का उल्लेख कर रहे हो तब आप ये भी बता दो कि भारत में मानसूनी वर्षा के असमान वितरण का विवरण, या भारत में मानसूनी वर्षा के असमान होने का क्या कारण है। क्लियर? तो आप जब ये चीज़ें बताओगे तो उस समय फिर आप उसी चीज़ का ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र कर सकते हो। और फिर आप ये भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, या हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए, कौन कौन से ऐसे नए इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया है जिससे हम भारतीय मानसून के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ये करंट का टॉपिक हो गया, तो आप यहाँ पे करंट को भी मेंशन कर दो। समझ गए? ऐसे आपका उत्तर काफ़ी सामान्य लग रहा है। जैसे आपने ये सारी चीज़ें लिख दी ना, ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भारतीय मानसून की उत्पत्ति, तो आप ये बता सकते हो कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति को लेकर कई सारे भूशास्त्रियों के मध्य पहले मतभेद था कि केवल और केवल ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण ही इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे अन्य कारण भी उजागर हुए जिन्हें भूशास्त्री मानते हैं। नंबर 1 जेट स्ट्रीम, नंबर 2 तिब्बत के पठार की भूमिका, नंबर 3 एल नीनो, नंबर 4 दक्षिणी दोलन। ये सारी चीज़ें आप बताओ और यहीं पे आप मैप को ड्रा कर दो। ठीक, फिर आप ये बताओ इनकी क्रियाविधि, कैसे भारत के मानसून क्रियाविधि करता है, कैसे अरब सागर से कैसे मानसून की रेखाएं दो भागों में डिवाइड होती हैं, कैसे बंगाल की खाड़ी की क्या भूमिका होती है, या अरब सागर की क्या भूमिका होती है, अरब सागर की जो वेव्स जाती है वो कैसे दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते कमज़ोर हो जाती है, या बंगाल की खाड़ी की जो है वो पूर्वी घाट से टकराकर या पूर्वी पहाड़ियों से टकराकर किस प्रकार वापस पश्चिम की ओर जाती है, तो वर्षा का प्रतिरूप कम होता जाता है। आप इन चीज़ों का उल्लेख कर दो और इसी के साथ आप असमान वितरण को भी लिंक कर दो। क्लियर? यानी कि आपकी जो ये क्रियाविधि का लास्ट पॉइंट होगा वो असमान वितरण का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक, और फिर आप ये बता दो कि और इसके क्या कारण हैं जो कि आपने बताए। ठीक है, तो आप इसमें मैप को जरूर ड्रा करिए। ठीक है, मैप को आप ड्रा करेंगे तो आपको ऑलरेडी 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी बात, आपको इतना जो डिस्क्रिप्शन है ना इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप निवर्तन के लिए ऊपर डायग्राम दिखा सकते हो कि किस प्रकार ये निवर्तन हो रहा है। आप जब आएगा तो आप दिखा सकते हो कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पे या अरब सागर है। आप ऐसे करके जब आप बताओगे तो आप यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का रोल प्ले कर सकते हो कि ऐसे ऐसे यहाँ से जाके किस तरीके से मानसून वर्षा में कमी होती है। अरब सागर की आप जब शाखा बताओगे तो कैसे अरावली की भूमिका प्रमुख आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी घाट का क्या रोल हो जाता है आप ये भी दिखा सकते हो। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि पूर्वी घाट में बारिश क्यों कम होती है, और लास्ट में तमिलनाडु में निवर्तन के समय बारिश क्यों होती है। क्लियर? तो मैपिंग के जरिए एक काफ़ी अच्छा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और ये घटनाओं को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक, उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से अपने एक नए आंसर के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।